हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम लेकर आए हैं अपना जो एमएसटी सीईटी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है एमएसटी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज पार्ट 1। आज के सेशन में हम जो 25 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं, ये 25 एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही टाइप के एमसीक्यूज आपके सीईटी एग्जाम में आए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, आते हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप चाहते हो आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा एनहांस हो और ज्यादा इंप्रूव हो, तो हमारे चैनल का ऐप है ज्ञान लैब ऐप पे हमने बहुत ही अमेजिंग सा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू एनहांस योर परफॉर्मेंस, इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एमएसटी सीईटी 2024। चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। तो आज का पहला सवाल ये रहा, इन जेनेटिक कोड triplet of nitrogen bases making 64 types of codons, a doublet codon system would have made possible how many codons? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर तीन तीन कोड वर्ड मिलके एक कोडॉन बनता है, तीन नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनता है, तो ऐसे अपने पास 64 टाइप के कोडॉन्स हैं। अगर हम दो दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो अपने को कितने कोडॉन्स मिलते हैं? हमने तीन तीन का कॉम्बिनेशन लिया। पहले हमने एक नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन लिया। नाइट्रोजन बेसेस अपने पास 4 टाइप के हैं, ठीक है, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर मैं एक एक सिंगल नाइट्रोजन बेस कंसिडर करूं तो मुझे सिर्फ एक अमीनो एसिड, एक और एक, ऐसे सिर्फ 4 अमीनो एसिड मिलते हैं, लेकिन नेचर में टोटल 20 अमीनो एसिड्स है। तो अगर मैं सिंगल लूंगी तो मुझे सिर्फ 4 मिलेंगे, विच डज नॉट सेटिस्फाई माई रिक्वायरमेंट। अगर मैं डबल का कॉम्बिनेशन लूंगी, अगर हर एक नाइट्रोजन बेस को मैं दो के पेयर में उल्टा पुल्टा प्रोबेबिलिटी करके करूं, तो भी मुझे 4 स्क्वायर यानी कि 16 टाइप के कोडॉन्स मिलेंगे, जिससे मुझे 16 अमीनो एसिड मिलेगी। पर अभी भी मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है। मेरे घर में अगर 20 लोग खाने के लिए आने वाले हैं तो मैं 20 से ज्यादा लोगों का खाना बनाऊंगी, कम तो बनाऊंगी नहीं। तो ये भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं, मतलब फुलफिल नहीं हो रहा था, ये भी फुलफिल नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, ये जो अपने नाइट्रोजन बेसिस है इसका हमने तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनाया, और तीन तीन के कॉम्बिनेशन से हमको 64 कोडवर्ड्स मिले, जिसकी मदद से हमको अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। तो आपको पूछा है कि अगर आप डबलेट कोडॉन बनाते हो तो आपको कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे? ऑब्वियसली 16 टाइप के कोडॉन्स मिलेंगे, जिससे आप 16 अलग अलग अमीनो एसिड्स कोड कर सकते हो। दिस इज फॉर डबलेट, दिस इज फॉर सिंगलेट, ट्रिपलेट। ये सब मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ, जेनेटिक कोड किससे बना होता है? 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस से एक कोडवर्ड बनता है। ऐसा अपने पास टोटल 64 कोडॉन्स है। तो 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है, ईच विथ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। हम तीन तीन के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, दो के कॉम्बिनेशन से नहीं। ये देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसको भी ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो 24 आवर्स का वन शॉट वाला वीडियो अपलोड किया है ना, आप उसमें से पहले ये चैप्टर को समझ के ले लो। चैप्टर नंबर 4 वाला जो पार्ट है, ये पार्ट अच्छे से समझ लो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दो क्वेश्चन हो चुके हैं। जिसका जिसका जितना मार्क्स आएगा लास्ट में कमेंट करना है कि मेरे 25 में से कितने क्वेश्चन राइट आए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। The mRNA this recognize 4 अमीनो एसिड्स। इधर पे 4 अमीनो एसिड बनेगा, 1 2 3 4, क्योंकि 3 कोडवर्ड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो टोटल हमको 4 अमीनो एसिड मिलेगा। एंड दिस कैरेक्टर ऑफ द कोड रेफर टू एज, तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर कर रहा है? जेनेटिक कोड की 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इधर पे? डबलेट कोडवर्ड तो ये है नहीं, ट्रिपलेट कोडवर्ड है। यूनिवर्सैलिटी तो कॉमन है, तो यूनिवर्सैलिटी भी नहीं बोल सकते क्योंकि कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है वो नहीं बताया है हमको। एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है कि अगर समझो मेरे पास एक कोडवर्ड गलत आ गया है, मुझे दूसरा अमीनो एसिड बनाना था पर ये कोडवर्ड गलत है, तो मैं उसकी जगह कोई और दूसरा अमीनो एसिड बना लूं, तो यहाँ पे हम एम्बिग्विटी की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस कोडवर्ड अरेंज्ड है, इनके बीच में ना स्पेस है ना कॉमा है, so we can use this property comma-less, ठीक है। नेक्स्ट, the two triplet codons UUU and UUC, ये दोनों सेम अमीनो एसिड बनाते हैं, फिनाइलएलेनिन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज, देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको पार्ले जी बिस्किट खाना है और आपके आज फेवरेट वाले अंकल की दुकान बंद है पर आपको पार्ले जी बिस्किट ही खाना है,
तो अगर आपको आपके दुकान से नहीं मिली जहां से आप रोज लेते हो, तो आप बाजू वाले अंकल की दुकान से बिस्किट खरीद लोगे, आप दुकान चेंज कर लोगे पर बिस्किट तो आपको सेम खानी है। तो अपना अमीनो एसिड सेम है, भले वो इससे मिले या इससे मिले, दोनों में एक ही फर्क है, दोनों का ना सिर्फ थर्ड नाइट्रोजन बेस अलग है। तो ऐसा जब रहता है कि पूरा कोडॉन सेम रहेगा, सिर्फ तीसरा नाइट्रोजन बेस अलग रहेगा, इसको हम वॉबल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉबल हाइपोथेसिस एंड जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। ठीक है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, या फिर इसको हम वॉबल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। आपका थर्ड कोडवर्ड अलग हो गया, ये देखो, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है। यूजुअली ये नॉर्मल पेयरिंग है, बट कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में वॉबल पेयरिंग भी हो जाती है। ठीक है, दिस इज गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। ओके, नाउ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन जैसे नीट में आते हैं, अ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिंग, दिस इज ट्रू। अगर एक कोडवर्ड नहीं मिला तो दूसरे कोडवर्ड से सेम अमीनो एसिड बना लेंगे, ये बराबर। वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, ये प्रॉपर्टी अलग है, ये प्रॉपर्टी अलग है, दोनों ट्रू है, पर इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब है नॉन एम्बिगस नेचर, मतलब एक जेनेटिक कोड से एक ही अमीनो एसिड मिलेगा, इससे दूसरा अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो यू 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 है ये सिर्फ फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, इट विल नॉट फॉर्म एनी अदर अमीनो एसिड। यू 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 से आपको कभी दूसरा अमीनो एसिड नहीं मिलेगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन एम्बिगस नेचर। और डीजेनरेसी में क्या होता है कि अगर मेरे पास यू 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 नहीं है तो मैं यू यू सी से काम चला लूं, ये वाला जेनेटिक कोड है ही नहीं मेरे पास तो मैं इस कोड वर्ड से काम चला लूं, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट बोथ आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर एंड आई एम अ डांसर, अब जरूरी तो नहीं है हर एक टीचर डांसर हो या हर एक डांसर टीचर हो, बोथ आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंस सेम नहीं है। जैसे आप बोलोगे आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट एंड आई लाइक मैथ्स, तो जरूरी नहीं है ना हर बायोलॉजी स्टूडेंट को मैथ्स पसंद हो, दोनों अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज आर इज डिफरेंट एंड ए इज डिफरेंट। चलो नेक्स्ट, आयडेंटिफाय एक्स एंड वाय, आता हे तर आलंच पाहिजे। चलो इसका आंसर बता दो फटाफट, ये मैं नहीं बता रही, ये डायग्राम बेस्ड है। ये आंसर नहीं आया तुमको तो सर में खिला ठोक देना चाहिए तुम्हारे। क्या है इसका आंसर? एक्स क्या है? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। वाई क्या है? आपका कोडॉन ऑफ, ये देखो ये आपका एंटीकोडॉन है और इधर पे आपका mRNA रहता, तो दिस इज योर कोडॉन। तो हमको एंटीकोडॉन पूछा है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पूछा है, सो दिस इज एंटीकोडॉन एंड दिस इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये देखो एंटीकोडॉन एंड दिस इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ मतलब क्या होता है? लौंग के जैसा, ऐसा। मैम ऐसी कौन सी लौंग दिखती है? ऐसी नहीं रहती है, ऐसी रहती है। अरे अपनी लौंग ऐसी रहती है, ट्विंग ट्विंग और ट्विंग, तो इसको ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बनाया है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए शोज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड हैविंग अनपेयर्ड बेसेस। अभी जिसने एकदम बारीक लाइन थ्योरी पढ़ी रहेगी ना टेक्स्ट बुक की, सिर्फ उसको ये आंसर आएगा कि आपका ये जो टीआरएनए रहता है इधर पे कौन सा नाइट्रोजन बेस रहता है। जिसने थियोरी पढ़ी है सिर्फ उसको ही आंसर आएगा, इधर पे कौन सा बेस रहता है? CCA बेसिस, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक ना एक टीआरएनए क्वेश्चन आ सकता है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एंड इज कॉल्ड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, दिस एंड इज कॉल्ड D आर्म, दिस एंड इज कॉल्ड C आर्म। ये आपका एक्सेप्टर आर्म है, ये आपका एंटीकोडॉन आर्म है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। इस हाथ को क्या बोलते हैं? इस हाथ को क्या बोलते हैं? चलो, आपका जब अमीनो एसिड टीआरएनए के पास आता है तो वो अमीनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसको एक्टिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ही होती है? ऑब्वियसली एनर्जी तो एक ही मॉलिक्यूल से मिलती है, एटीपी मॉलिक्यूल। ये तो नींद में भी आना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट, द इनिशिएशन कोडॉन इन mRNA बाइंड्स टू एन एंटीकोडॉन डैश ऑन टीआरएनए। देखो इनिशिएशन कोडॉन बोला है, जेनेटिक कोड का जो डिक्शनरी है बच्चा, आपका जेनेटिक कोड का ये जो डिक्शनरी है इसमें आपको 4 अमीनो एसिड्स मैंने याद करने बोले, 4 कोडॉन्स याद करने बोले, ये दो, ये वाला और ये वाला, ये 4 आपको कंपलसरी याद रखना है। जैसे हमेशा हिंदूज में क्या होता है, कोई भी अच्छी चीज होती है, कोई भी पूजा होती है, तो हमेशा गणेश पूजा से हम स्टार्ट करते हैं।
वैसे यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रोटीन बनेगा तो पहला अमीनो एसिड हमेशा AUG रहता है। दिस इज योर इनिशिएशन कोडॉन। कभी भी प्रोटीन बनेगा तो हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड इज अवर इनिशिएशन कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन इज AUG और बाकी के ये जो 3 कोडॉन्स है ये आपके स्टॉप कोडॉन है। तो आपको क्या पूछा है कि इनिशिएशन कोडॉन के साथ कौन सा tRNA बाइंड करेगा। इनिशिएशन कोडॉन क्या है, AUG। तो इसके साथ कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री जाएंगे, A के साथ U, U के साथ A और G के साथ C। तो इनिशिएशन कोडॉन के साथ हमेशा कौन सा tRNA बाइंड करता है, UAC। तो हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना, ये वाला। तो कौन सा जाएगा, UAC। mRNA का डायरेक्शन क्या है, 5' to 3'। तो UAC का डायरेक्शन क्या होगा, 3' to 5'। अब इतना जिसने दिमाग लगा दिया तो समझ जाओ, मैं समझ जाऊंगी कि तुमको ये चैप्टर समझ गया है। और जिसका जिसका ये क्वेश्चन रॉन्ग गया, मतलब तुमको tRNA के कॉन्सेप्ट में भारी कंफ्यूजन है, उसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि mRNA हमेशा 5' के डायरेक्शन में होता है, तो tRNA विल बी अपोजिट, एंटी पैरेलल नेचर। इधर AUG है तो इधर UAC रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी अमीनो असाइल tRNA। ऐसे कौन सा कोडवर्ड है जिसको tRNA पहचान ही नहीं पाता है, जिसका कोडवर्ड ही नहीं है tRNA के पास। सारे स्टॉप कोडॉन का कोडवर्ड नहीं है tRNA के पास। So this is also stop codon, this is also stop codon, this is also stop codon. So all of these, इन तीनों में से अगर कोई भी एक कोडवर्ड आ गया आपके mRNA पे तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा। देखो ये भी स्टॉप कोडॉन है, ये भी और ये भी, इसलिए मैंने आपको बोला ये तीनों स्टॉप कोडॉन आपको लर्न करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ नॉनसेंस कोडॉन इज, समझो ऐसा कोई आपका mRNA है, इधर पे कोडवर्ड 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 है, इधर अचानक से एक स्टॉप कोडॉन आ गया, मतलब नॉनसेंस कोडॉन आ गया। तो अब ये नॉनसेंस कोडॉन आगे मैसेज जाने ही नहीं देगा, आगे प्रोटीन सिंथेसिस होने ही नहीं देगा। तो ये आपका मैसेज स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट द मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। ये चेन नहीं रिलीज करेगा, ये मैसेज को आगे नहीं जाने देगा। चेन कब तक रिलीज नहीं होती, जब तक आपका रिलीज फैक्टर नहीं आ जाता। स्टॉप कोडॉन आया तो रिलीज फैक्टर आएगा, फिर चेन रिलीज होती है। स्टॉप कोडॉन आया तो सिर्फ मैसेज आगे जाना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये देखो ये आपका स्टॉप कोडॉन है, इट विल स्टॉप द मैसेज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 150। द नंबर ऑफ mRNA बेसिस रिक्वायर्ड आर, इधर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा कोई एक प्रोटीन चेन है, इसमें टोटल 150 अमीनो एसिड्स है। कितने अमीनो एसिड हैं, 150 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 150 अमीनो एसिड्स। अब हमको एक चीज पता है कि एक अमीनो एसिड बनाने के लिए 3 नाइट्रोजन बेस लगता है। 1 अमीनो एसिड बनाने के लिए वी नीड 3 नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो 150 अमीनो एसिड बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन बेस लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, x इज इक्वल्स टू 150 इंटू 3, x इज इक्वल्स टू डैश। बताओ 150 इंटू 3 कितना होता है, यस। सो द करेक्ट आंसर विल बी 450। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट a level at which gene expression can be regulated। देखो हमने पढ़ा था ना, जीन एक्सप्रेशन 4 लेवल पे आप रोक सकते हो। तो उन 4 में से इधर पे एक ऑड वन आउट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप जीन एक्सप्रेशन नहीं रोक सकते। तो वो कौन सा ऑड स्टेटमेंट है, हमने 4 रीजन पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल, प्रोसेसिंग लेवल और न्यूक्लियस से बाहर आना साइटोप्लाज्म में। तो इसमें से कौन सा रीजन है जो हमने पढ़ा ही नहीं था, दिस, ये हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने ये 4 रीजन पढ़े थे। दिस इज द ऑड स्टेटमेंट, यस। तो कभी कभी थ्योरी भी याद रखना फायदेमंद होता है, कभी कभी क्या थ्योरी याद रहेगा तो ही आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय ओपेरॉन, ओपेरॉन मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ओपेरॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मोनोड एंड जेकब ने। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, मोनोड एंड जेकब। एक ये क्वेश्चन सीईटी में आता है और ओपेरॉन का मीनिंग आता है। ओपेरॉन मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे जीन्स मिलके
कोई एक प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। व्हेन मेनी जीन्स वर्क टुगेदर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। So what is an operon concept? When set of closely linked genes regulate metabolic pathway. जब बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करते हैं। The sequence of 3 नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड बनेगा, पर ऐसे बहुत सारे जीन्स एक साथ रहेंगे, इसीलिए दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसके बाद आएगा। नेक्स्ट देखो, आप लोगों में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर, अगर मैं 25 एमसीक्यूज लेती हूँ तो उनका स्कोर आगे ही नहीं जा रहा है, मतलब 25 में से वो 15 पे ही अटके हैं, 15 से आगे जाता ही नहीं है। इसका एकमेव रीजन ये है कि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करते हो। अभी इस टाइम पे आपको एक एक डिटेल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, फटाफट से वन शॉट देखा और आपको वो चैप्टर, जितना भी चैप्टर आप कर रहे हो, 15 में से 10 चैप्टर कर रहे हो तो 10 चैप्टर, हर एक चैप्टर आपको कम से कम 4 to 5 टाइम्स रीड करना है। और ऐसा नहीं धर 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 करके रीड किया, आपको वो एक दिन छोड़ के एक दिन बार बार रीडिंग करनी है। आप अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास दिन में 10 से 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए निकालने हैं, और आप जितना ज्यादा रीड करोगे, जितना ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपको बेनिफिट होएगा। और इसीलिए आपके लिए एकदम मिनिमम प्राइस में हमने अपने ऐप पे भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, तो आप वो भी सॉल्व करो या फिर आप दूसरे बुक्स में से पीवाईक्यू सॉल्व करो, पर पीवाईक्यू सॉल्व करो, जिधर से करना है करो, बट मैक्सिमम पीवाईक्यूज एंड मैक्सिमम टेक्स्ट बुक रीडिंग, बस यहाँ शिवाय दूसरों का ही सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर बाइंड्स एट ऑपरेटर रीजन, दिस इज करेक्ट। ईच ऑपेरॉन हैज अ स्पेसिफिक ऑपरेटर, दिस इज आल्सो करेक्ट। The sequence constituting the operator region is present upstream. No, upstream मतलब पहले, downstream मतलब बाद में। आपका जो ऑपरेटर रीजन है वो प्रमोटर रीजन के बाद होता है। ये देखो, ऑपरेटर रीजन प्रमोटर रीजन के बाद में प्रेजेंट होता है, डाउनस्ट्रीम। इधर पे ऑपरेटर रीजन रहता है, इधर पे प्रमोटर रीजन रहता है। सो ऑपरेटर इज ऑलवेज डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर के बाद होता है। जो चीज बाद में होती है उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, जो पहले होती है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, what changes takes place in the processing of lac operon when lactose is used as energy source? हम जब ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्लूकोज की जगह लैक्टोज देते हैं तो ई कोलाई क्या करता है, न्यू एंजाइम्स बनाता है। उसका जो रेगुलेटर प्रोटीन है वो लैक्टोज के साथ बाइंड होता है, जिसके वजह से आपका प्रमोटर रीजन ओपन रहता है, और प्रमोटर रीजन के पास आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करता है। सो इधर पे क्या आएगा, when lactose is used as energy source, आपका repressor protein binds with lactose, your RNA polymerase attaches to promoter region and it continues transcription process. Study the following statement and select the correct option. चलो इसमें से बताओ क्या आंसर आएगा। Yes, क्या आएगा इसमें से आंसर, functional genomics involves mapping, sequencing and analysis of genome. This is wrong. जीन का स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में क्या दिया है, इट डील्स विद फंक्शन। ये तो उल्टा हो गया ना, ये इसका ये इसका, ऐसे आ जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। पढ़ो, जीनोमिक्स का एप्लीकेशन क्या है, सीधा सीधा 4 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और वही 4 पॉइंट्स आपको इधर पे उठा के दे दिया है। जीनोमिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और क्यों पढ़ते हैं हम जीनोम, ताकि हमको ऑर्गेनिज्म का डीएनए, जीन नंबर, क्रोमोसोम नंबर सब पता चल सके, हम उसको एग्रीकल्चर और मेडिसिन के फील्ड में यूज कर सकें। सो ऑल ऑफ द अबव। हाँ, अब नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैंने आपको बोला था ना, चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल है लास्ट में, वो टेबल कंपलसरी पढ़ना है। कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना क्रोमोसोम है, देखो ई कोलाई में तो एक ही रहता है, सो 4 का आंसर आएगा बी। चेक करो, ये वाला कट कर दो, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। ह्यूमंस में कितना क्रोमोसोम्स होता है, 46, तो 2 का आंसर आएगा डी। ये सिर्फ एक ही है, सी इधर पे सिर्फ 2 का आंसर डी दिया गया है, तो ओनली दिस इज द राइट ऑप्शन, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है ना। ये देखो क्रोमोसोम नंबर्स, ये टेबल मतलब मैं क्या ही बोलूं, अपना नाम भूल जाओ पर ये टेबल मत भूलो, इसमें से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। या तो आपको ऑर्गेनिज्म का नाम पूछेंगे,
या उसका क्रोमोसोम नंबर पूछेंगे, या उसका जीन नंबर पूछेंगे, या उसका बेस पेयर पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, एग्जाम वालों की मर्जी है। हो सकता है हर एक शिफ्ट में अलग 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 पूछे, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करेक्ट ये क्या है एक्सप्लेनेशन। इट इज अ टेक्निक यूज फॉर मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ आरएनए। नो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आरएनए नहीं चेक करते। इट इज द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फिंगरप्रिंट्स का इसमें हम एनालिसिस नहीं करते, इसमें हम सीक्वेंसेस का एनालिसिस करते हैं। इट इज अ मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल्स, दिस इज करेक्ट। इसमें हम डीएनए का सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइसेस। इम्प्रिंटिंग डिवाइस जरूरी नहीं है ना, इसमें आप ब्लड सैंपल भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द डीएनए सीक्वेंसेस विच आर यूजफुल आर एक्चुअली। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में जो डीएनए का कौन सा सीक्वेंस यूजफुल रहता है, जो बार बार रिपीट होता है, जो छोटा सा सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होता है, शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंसेस, वो यूजफुल सीक्वेंसेस होते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंसेस, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। टैंडम मतलब छोटा, स्ट्रक्चर में छोटा, रिपीट म्हणजे सारखं सारखं रिपीट होणार। वेरिएबल नंबर मतलब आपके बॉडी में अलग हो सकता है, मेरे डीएनए में अलग हो सकता है। हो सकता है मेरा 99.9% डीएनए आपके साथ मैच करता है, पर जो 0.1% है ये मेरे डीएनए का कोई ऐसा एक स्पेसिफिक पार्ट होगा। इधर पे मेरे 5 सीक्वेंस अलग है, सी सी ए जी सी, और आपका डीएनए ऐसा हो सकता है, आपके डीएनए में 7 सीक्वेंसेस है जो अलग है, सी सी जी ए सी सी। सो ये मेरा डीएनए है, ये आपका डीएनए, दोनों में छोटा सा पार्ट है जो अलग है और वो बार बार रिपीट होता है। तो उससे पता चलता है कि आप और मैं अलग अलग हैं, क्योंकि हमारा डीएनए अलग अलग है। तो ऐसे छोटे से सीक्वेंस को बोलते हैं वीएनटीआर, ठीक है। हाँ, तो वही सेम चीज आ गई, इसलिए आंसर दिख गया आपको। रिपीटेड सीक्वेंसेस आर नोन एज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। टैंडम म्हणजे शॉर्ट सीक्वेंसेस। VNTR इज अ की फैक्टर इन डीएनए प्रोफाइलिंग बिकॉज, VNTR क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका VNTR और मेरा VNTR मतलब आपका सीक्वेंस और मेरा सीक्वेंस, दोनों का लेंथ अलग अलग होगा, दोनों का सीक्वेंस अलग अलग होगा। सो द लेंथ ऑफ रीजन्स हैविंग VNTR इज डिफरेंट इन इंडिविजुअल, करेक्ट। The length of regions having VNTR is same. No, they have specific nucleotide sequence. No, same नहीं रहता, अलग अलग रहता है। They can be isolated and amplified easily. इसको निकालना इतना इजी नहीं होता है, पूरा पंचायत करना पड़ता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। डीएनए कट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ा है हमने। ये कौन सा एंजाइम है जो हम डीएनए कट करने के लिए यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये देखो जो आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करके देता है, एंडोन्यूक्लियस। द मूवमेंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करना। डीएनए खुद नेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो हम उसको नेगेटिव पोल की तरफ डालते हैं। इधर नेगेटिव पोल है, इधर पॉजिटिव पोल है, इधर हमने डीएनए सैंपल डाला है, तो डीएनए इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होता है। So it moves from negative to positive, म्हणजे कैथोड टू एनोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके डन। सो आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज काफी ज्यादा इजी लगे होंगे। आपके 25 में से कितने एमसीक्यूज राइट गए ये आपको कमेंट करना है, और अगर आपका स्कोर 25 के ऊपर मतलब 15 के ऊपर नहीं जा रहा है, अगर आप 15 से 25 के बीच में अटके हुए हो, तो आपको और ज्यादा रीडिंग करने की जरूरत है। अगर आप 18+ हो तो इसका मतलब आप थोड़ा सा वन शॉट वीडियोस देखो, तो आपका और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप 20+ जा रहे हो तो इट इज अ गुड साइन, आपको और PYQs प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर आप 23 के ऊपर जा रहे हो तो इट इज अ वेरी गुड साइन, अपना रीडिंग चालू रखो, PYQ प्रैक्टिस चालू रखो, और ज्यादा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और ज्यादा स्कोर इंप्रूव करना है तो आप बेझिझक हमारे ऐप का जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक एक मॉक टेस्ट में सारे PYQs क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 1000 MCQs को अगर आपने 10 बार भी सॉल्व किया तो भी बहुत है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, इंटरव्यूज में भी स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि PYQs रिपीट होते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आता है। तो रीडिंग करो, मॉक टेस्ट दो, रीडिंग करो, मॉक टेस्ट दो, बस इतना ही करना है, ठीक है।
ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है, अगर आप चाहते हो कि हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहे, तो जल्दी जल्दी अपने मार्क्स नीचे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, जितने ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट का फायदा कर सकते हो कर दो, क्योंकि ऐसा क्वालिटी का फ्री कंटेंट आई कैन चैलेंज आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अप्रैल में हमारे चैनल की एनिवर्सरी है, 4th एनिवर्सरी, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है। वो सिर्फ सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और हमको पता चलता है किसने सब्सक्राइब किया है किसने नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बच्चों तक पहुंचाने में हेल्प करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आई सी यू वेरी सून। तब तक लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि याद रखो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।